हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से मेरी क्लास में। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूँगा नीट के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिजिक्स और अच्छे से कैलकुलेट करनी है और फील करनी है तो वेक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि वेक्टर एलजेब्रा या वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से डील किया जाता है कहीं पर भी। यही नहीं, आप सोच रहे हो कि नीट के लिए या किसी के लिए अपन काम कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं काम की वेक्टर आपको क्यों आना चाहिए, फिजिक्स में वेक्टर क्यों जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिक्स में टू टाइप्स की क्वांटिटी को हम डील करते हैं, कि स्केलर और एक वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी को डील करने के लिए हमें जरूरत है कि वेक्टर हमें अच्छे से आना चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरी सीरीज नीट जो 21 जून को होने वाला है उसके रिवीजन के लिए बन रही है। तो इसमें हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम सीधा टारगेट करेंगे कि इस रिजल्ट का नीट के लिए क्या यूज है। हम रिसर्च में नहीं जाएंगे कि रिजल्ट कैसे आया कैसे नहीं आया। उसके लिए आपको डिटेल वीडियो देखने पहले नीट दे लो 21 जून की। 21 जून के बाद अगर आपका मन लगता है कि फिजिक्स को और अच्छे से समझना है तो फिर डिटेल वीडियो डलेंगे, वो अलग सीरीज चालू है, ठीक है ना। उसमें आप उस जाके देख सकते हो, अलग प्लेलिस्ट है वो, क्लास 11th के नाम से, क्लास 12th के नाम से डलेगी अभी, है ना। क्योंकि चैनल नया है तो इस पर धीमे धीमे टॉपिक अपडेट होंगे। तो अभी मैंने जो चालू किया है वो रिवीजन के लिए चालू किया, नीट रिवीजन के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना फोकस यहाँ बनाए रखें अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर चैप्टर का नाम है वेक्टर, और इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखेंगे। बस दो चीजें सीखेंगे, देखें फोकस करें इस पर अच्छे से, है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि इन फिजिक्स वी आर डील विथ टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी डियर सर। एक है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, और सर सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। हमें दिक्कत कहां होती है कि जब हमें ये पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और फिर हमें वेक्टर लगाना उसमें नहीं आता है, ठीक है ना, तब हमें दिक्कत आती है। अभी अब इसके बाद मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, तो काइनेमेटिक्स में जितनी वेक्टर क्वांटिटी है, रिलेटिव मोशन ले लो, आप कोई भी मोशन ले लो, सर्कुलर मोशन ले लो, किसी भी मोशन के अंदर आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है ना। अब हमें पता है कि आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ रखा है, यूनिट डायमेंशन पढ़ रखा है तो आपने क्या देखा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं, एन इंटू यू। एन मतलब मैग्नीट्यूड, एन मतलब मैग्नीट्यूड, यू मतलब यूनिट, है ना। और आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि मेजरेबल होती है। क्या होती है, मेजरेबल। तो मेजरेबल क्वांटिटी अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट 100% होगा। क्लियर है ना। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट के वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कह पा रहे हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर भी यही चीज होगी, सेम एज इट इज। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैं अगर बात करूं तो एनी फिजिकल क्वांटिटी मतलब हैविंग अ प्रॉपर्टी एन इंटू यू, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट तो 100% होगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, एक्चुअली मुझे ये कॉमन लिखना था तो आप समझ गए ना बोल रहा हूं तो, ठीक है। तो ये एज इट इज यहाँ भी है, ठीक है ना, सेम। यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, है ना, ये यहाँ भी है ना, एच टिच, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, इट हैव, इट मे बी, इट मे और मे नॉट बी डायरेक्शन, इट मे और मे नॉट बी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन
हो सकती है और नहीं भी। आया समझ? ये डायरेक्शन हो सकती है और नहीं भी। जैसे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है कि वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, एक डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर के अंदर नहीं है। बिकॉज वेक्टर के अंदर कहने के लिए किसी भी क्वांटिटी को एडिशन लॉ को यूज करना आना चाहिए, मतलब एडिशन लॉ लगना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ लगना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा जितना भी है उसके जितने भी लॉ हैं वो सारे उसमें लगने चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा यूज, एलिमेंट्री अलजेब्रा नहीं यूज होना चाहिए, सिंपल अलजेब्रा यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डायरेक्शन होने से ये गारंटी नहीं दे सकते आपकी वो वेक्टर मतलब स्केलर नहीं है, ठीक है ना। इट इज यूज सिंपल अलजेब्रा, ये है इसका मेन काम। अगर उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन से स्केलर और वेक्टर का अपन डिफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो स्केलर में भी हो सकती है। डिफरेंस कहां आएगा? सिंपल अलजेब्रा से। ये सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इट हैव डायरेक्शन 100%, 100%, मतलब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो 100% क्या होगी? डायरेक्शन होगी। समझ आ रहा है? इसमें हो सकती है ना, इसमें हो सकती, इट मे और मे नॉट बी डायरेक्शन। क्लियर है ना? इसकी डायरेक्शन हो सकती है, उसकी 100% होगी। डायरेक्शन होगी तो हम उसे वेक्टर कह सकते हैं, लेकिन स्केलर भी हो सकती है। अब थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? इट इज यूज वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा यूज होगा। अब इसी वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? वेक्टर एंड फिजिक्स कह रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर हम बात करें कि हमने ये क्यों पढ़ा, पहले आपने ये जाना कि वेक्टर पढ़ना क्यों। वेक्टर इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर पढ़ना है। अब मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा बिल्कुल भी, है ना। एग्जांपल आपने यूनिट डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ लिए होंगे, इसके भी एग्जांपल पढ़ लिए होंगे, तो वहां से अपन बात कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को जरा समझते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ठीक है। तो एक तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अभी सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मान लीजिए, ठीक है। ज्योमेट्रिकल का मतलब बाय एरो, बाय एरो, बाय एरो, और इसका मतलब इन फॉर्म ऑफ आई जे कैप एंड के कैप, ठीक है ना। पहले तो आपको ये समझ में आया कि इसमें रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से एरो के द्वारा, और इसमें किसके द्वारा बता रहा हूं? आई जे के फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है ना। वेक्टर के अंदर आपको पता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन और यूज वेक्टर अलजेब्रा। ये चार चीजें अगर किसी क्वांटिटी के अंदर हैं तब उसे आप क्या कहोगे? वेक्टर क्वांटिटी कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे। ये बात ध्यान रखना है, तब उसे आप क्या कहोगे? वेक्टर क्वांटिटी कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे। तो आपका फोकस यहां होना चाहिए। अच्छा, वेक्टर को अच्छे से समझना, आप इसमें टाइम लगा देना। देखो ध्यान रखना कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है इस वीडियो को देख के, या फिर कुछ भी इस समय सोच रहे हो कि हमने ये तो सब आता है, आता नहीं है, यहीं अटकोगे आप। जिसको आता है वो निकल चुका है, वो देख भी नहीं रहा होगा इस वीडियो को, नहीं समझ में, ये गारंटी है। जिसको नहीं आता वो ढूंढ रहा है, इसलिए उसे मतलब मटेरियल मिल रहा है तो वो उनको देख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं कमजोरी लग रही है, तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है ना। तो बाय एरो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाय एरो, एरो से देखें जरा, ये मैंने एरो बनाया, इस एरो के टू पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे हैं, इस एरो के टू पार्ट्स हैं,
एक पार्ट है हमारा ऐसा और एक पार्ट है हमारा, ये एरो इससे मिलकर बना है, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ एरो, दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पार्ट को कहते हैं टेल और इस पार्ट को कहते हैं हेड, ये सब बता रहे होंगे आप, है ना। टेल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड यानी जितना टेल का लेंथ होगा उतना उसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड रख रही है तो उसके टेल की लेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। हेड, हेड किसको बता रहा है, डायरेक्शन, क्योंकि ये लग जाता है तो डायरेक्शन हो जाती है। अगर मैं ये लाइन ही लाइन बना दूं तो आप ये नहीं बता पाओगे कि आप किधर जा रहे हो। अगर मैंने एरो ऐसे लगा दिया तो आप बता दो लेफ्ट वर्ड जा रहा हूं, अगर मैंने एरो ऐसे लगा दिया तो कहां जा रहा हूं, राइट वर्ड जा रहा हूं, अगर मैंने ऊपर एरो लगा दिया तो कहां जा रहा हूं, अपवर्ड जा रहा हूं, नीचे लगा दिया तो कहां जा रहा हूं, डाउनवर्ड जा रहा हूं। आया समझ के नहीं आया। तो टेल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एरो के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे लगा देते वेक्टर को, कोई वेक्टर क्वांटिटी उसको इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर, है ना। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे ए वेक्टर। अब टेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से, मॉड ए इसको और ए कैप, इस तरीके से। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डायरेक्शन। इसे यूनिट वेक्टर कहेंगे भैया, आपका समटाइम आने वाला है, टेंशन मत लेना, आराम से समझना इसको, है ना। इसी को कोई बंदा ऐसे भी लिख देता है, इस मॉड को ना लगाते हुए, ए कैप, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर मैं एरो लगा के अगर किसी क्वांटिटी पे ऊपर एरो लगा रहा हूं तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको मैंने खोलना सिखाया है कि कैसे खोलते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैप लगा के। मतलब इसी लैंग्वेज को एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया है कि मैग्नीट्यूड को अगर हम देखेंगे तो टेल तो ना बनाते फिरेंगे, मॉड के अंदर वेक्टर, या फिर बिना मॉड के, आगे समझ। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर बिना मॉड के लिख रहा हूं तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, और कैप लगा के लिख रहा हूं तो उसका डायरेक्शन लिख रहा हूं। इतना बात ध्यान रखना। तो ज्योमेट्रिकल समझ में आ गया आपको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ज्योमेट्रिकल अच्छे से समझ आ गया। अब देखो आईजेके के फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईजेके के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप जानते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, इस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और आप जानती हो, क्या जानती हो कि सर ये होता है एक्स डैश, इसे हम वाई डैश, इसे हम जेड और जेड डैश कहते हैं सर। और यहां पर जो इंटरसेक्ट करता है उसे ऑरिजिन कहते हैं। आगे जाके जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो इसी को मैं क्या कहने लगूंगा, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए अच्छे से जानना, अच्छे से समझना बेटा। अगर ये जितना अच्छे से समझ में आएगा फिजिक्स उतनी अच्छी आएगी, गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसे हम वेक्टर में समझना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। वेक्टर में क्या होता है कि एक्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑरिजिन से इधर जा रहा है, ऑरिजिन से इधर जा रहा है, तो उसको हम डायरेक्शन देते हैं आई कैप। अगर हमने आई कैप लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, यानी राइट वर्ड चल रहा है। मैं बोल दूंगा, ये सारे वर्ड लिख दूंगा आगे जाके, अभी इसमें नहीं करूंगा हौच पौच, यहाँ पे समझ लें बस, ठीक है। अगर इसका रिवर्स चल रहा है तो नेगेटिव वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर का अगर एंटी जा रहे हो 180 डिग्री जस्ट, तो उसमें माइनस आ जाता है, उसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, माइनस आई कैप। वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से जनरली, और माइनस वाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस जे कैप से। इसको रिप्रेजेंट करेंगे के कैप से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के कैप से, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसमें वेक्टर कहां है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पॉइंट स्पेस में है, कि पॉइंट स्पेस में, ये पॉइंट कहां पर है, इन स्पेस, इन स्पेस, ठीक है ना। पॉइंट स्पेस में कैसे, जैसे ही आप किसी रूम में बैठे हो और आपने बिल्कुल बीचों बीच या कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, उसे हम स्पेस में बोलेंगे। अब उस पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाता है, आपने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चलते हैं। हम 9th क्लास या 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एक्स और वाई होता था। तो आपका टीचर क्या बताता था कि पहले बेटा ऑरिजिन पे खड़े हो जाओ और एक्स डायरेक्शन में चलो और फिर वाई डायरेक्शन में चलो। जैसे मान लो किसी ने 2 3 पॉइंट दिया, तो एक्स कितना चलना है 2 और वाई कितना चलना है 3, तो कहां पहुंच जाएंगे हम, 2 3 पर पहुंच जाएंगे। अब इसमें एक और एक्सेस बढ़ गया जेड, तो अगर हमने x चला 2, y चला 3 और z मान लो किसी ने बोल दिया 4, तो ऐसे जाएंगे, तो पहुंच जाएंगे स्पेस में कि नहीं पहुंच जाएंगे। तो ये वही स्पेस है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका ये जो पॉइंट है वो क्या है, x, y, z। सही बात है।
ये जो पॉइंट होगा वो x, y, z होगा कि नहीं होगा। अब ऑरिजिन से जब इसको कनेक्ट करोगे, इस पोजीशन को ऑरिजिन से कनेक्ट करोगे, तो ये जो वेक्टर है इसे हम r वेक्टर नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? r वेक्टर। तो इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखो, ये एरो रिप्रेजेंटेशन है, बट इसको हम IJK के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपल है, r वेक्टर x के साथ उसकी कौन सी डायरेक्शन आएगी? I क्या। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि इसको इस तरीके से कैसे लिखा जाता है, तो आपने वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ा है, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लॉ सबने पढ़ा होगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो सबको इतना आता है। तो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है, या पॉलीगन एडिशन लॉ क्या कहता है कि कोई भी वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, फिर दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट है, तो उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? आर। तो एक्चुअली में क्या है रिजल्टेंट ही तो देखो कैसे, आप एक्स में चली होगी, फिर वाई में चली होगी, देखो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तो इसको मिला के तो ये आया। अब इसमें हवा में तो बना नहीं सकता आर वेक्टर को, तो आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस तरीके से गया होगा बेटा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, जनरली बना के दिखाऊं, तो एक्स चला होगा, एक्स आई कैप, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा वाई चला होगा, है ना, वाई जे कैप, और फिर ये क्या चला होगा इस तरीके से जेड के कैप। तो देख रहे हो, वन एक्स आई कैप, फिर वाई जे कैप, फिर जेड के कैप, इन तीनों का जो नेट है वो आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा डियर कि आर वेक्टर एक्चुअली में क्या है, एक्स आई, वाई जे और जेड के। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो इसी को नाम दूंगा पोजीशन या पोजीशन वेक्टर। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आगे जाके इसी वेक्टर को नाम देंगे पोजीशन वेक्टर, और जब चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे तो उसी को नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आप एक्चुअली में आगे की फिजिक्स को पढ़ पा रहे हो, यहां पर समझ पा रहे हो, आ रहा है बेटा समझ? तो आपको ये समझ में आ गया ऐड क्यों हुआ है, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ। आगे जाके देखेंगे अपन वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है। अगर आप वैसे तो आपको सबको आता ही है, लेकिन तब भी मैं ये बता रहा हूं कि वेक्टर एडिशन लॉ के थ्रू ये आया है। देखो मैंने बताया एक्स आई वाई जे और फिर जेड चले आप, तब जाके बना। अब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये था एरो रिप्रेजेंटेशन, ऐसे ये क्या है IJK के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब आपने कहा सर एरो में जो टेल है वो मैग्नीट्यूड को बताता है और जो हेड है वो डायरेक्शन को बताता है, तो सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से। तो जब भी IJK का फॉर्म दिया हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालने की बात आ रही हो तो कुछ नहीं करते, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर, के कैप का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होगा, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले को यहां फिट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये भी प्रूफ होता है लेकिन अपन को जानने नहीं जाता, दिमाग में। मैंने बोला कि नीट में रिवीजन करना है कि कभी भी आपको पता वेक्टर के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है आपकी नीट में, है ना। आगे जाकर वो तो चैप्टर आपका एक सिलेबस के अंदर पार्ट है वेक्टर, ठीक है ना। ये दो तरीके से आपके लिए फायदेमंद है, एक तो फिजिक्स समझने के लिए और दूसरा वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर वो आता है तो, है ना बेटा। तो ध्यान से देखें, बस एक बार सेव हो जाए। ठीक, जरा देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो गया बेटा? ये मैग्नीट्यूड। अब आपने मुझसे कहा कि मैग्नीट्यूड तो सर आपने निकाल लिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन देखते हैं इसका आगे क्या है, ठीक है सही है। तो इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैप से, है ना। तो आर कैप, तो इसका नाम है यूनिट वेक्टर। इसे क्या बोलते बेटा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और 1 को हम कहां लाते हैं? नीचे। तो ये फॉर्मूला एक तरह से इसका क्या है? फॉर्मूला, ठीक है ना। मतलब यूनिट वेक्टर किसको बोला था? जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर। कोई भी चीज की डेफिनेशन अगर देनी है सामने वाले की तो नीचे वाली चीजों को यूनिट मान लिया जाता है। तो यूनिट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। आ गया? ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो आर कैप
एक्स आई, वाई जे और जेड के। ये आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंटेशन। और मॉड आर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो आप चाहो तो मैं मॉड आर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है आर, क्योंकि इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स अपॉन आर आई कैप, वाई अपॉन आर जी कैप और जेड अपॉन आर के कैप। ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डायरेक्शन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। अब आपको किसी को ये लग रहा होगा कि डायरेक्शन कैसे बताता है, हमें तो पता ही नहीं चला ये डायरेक्शन कैसे बताता है। तो ध्यान से देखना, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो क्वांटिटी, ये दिस इज अ कॉस अल्फा, ये जो क्वांटिटी ये दिस इज अ कॉस बीटा, और ये जो क्वांटिटी है इसको कॉस गामा। ये कॉस ही है एक्चुअली में। मैंने तुमसे फिर बोला कि अपन प्रूफ नहीं करेंगे यहां, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसे एल भी कहते हैं, इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको नाम देते हैं मैथ की लैंग्वेज में डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। अब सर अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा एंगल मेड फ्रॉम एक्स एक्सिस। सर बीटा क्या है? बीटा एंगल मेड फ्रॉम वाई एक्सिस। और सर गामा क्या है? एंगल मेड फ्रॉम जेड एक्सिस। और इनको स्क्वायर करके जब ऐड करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है नीट में, ठीक है ना। रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन में। अब आप जानती हो 10th क्लास से कि कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका मतलब सबको लिख सकते हैं, तो सबको लिख सकते हो तो देखो लिखो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हो क्या हो जाएगा? 3 माइनस कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और 3 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यानी ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। वैसे याद मत रखना, लेकिन ये माइंड में रखना कि ऐसा भी होता है, जे नहीं जल्दबाजी में आप कॉस को याद करके चले जाओ। तो ये भी एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पीछे जा रहा हूं कि आपको अल्फा बीटा गामा यहाँ शो कर दूं। तो ये देखो जरा बेटा, दिस इज अ वेक्टर, और ये रहा इसका एक्स एक्सिस एंगल अल्फा, और ये रहा इसका वाई एक्सिस एंगल बीटा, और ये रहा एंगल इसका जेड एक्सिस से गामा। गामा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको एंगल पता लग गए हैं, कैप निकालने का मतलब एक्चुअली में क्या है कि हम एंगल निकाल रहे हैं, और जब आपको एंगल ही पता लग गए हैं तो फिक्स हो गया ना आपका डायरेक्शन कि आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा इतने एंगल से। इसलिए वो जो कैप है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद करता हूं कि किसी बच्चे के अंदर ये कंफ्यूजन होगा तो वो अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी रह गया हो तो इसको दोबारा देखें और समझें, ठीक है। ये समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, सारी चीजें समझ में आ गई कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। एरो का मतलब तो बस इतना सा है कि वो टेल किसको बता रहा है, और कैप में क्या क्या है, आई जे कैप में किस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो किसको बता रहा होता है। तो आई कैप आर वेक्टर किसको होता है? पोजीशन वेक्टर को। ये किसको बता रहा है? मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना। और कैप किसको बता रहा है? डायरेक्शन को। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी इसमें, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है इसी के टॉपिक के ऊपर, ड्रॉ फॉलोइंग फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर मतलब क्यों बोल रहा है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। 10 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान रखना जो लास्ट में बोल रहा उससे एंगल दिया ऑफ नॉर्थ, है ना। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है कि नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो चलो बताते हैं इसको। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। अच्छा पहले एक चीज और मेरी रह गई है तो उसको जरा समझ लें, अगर जगह है तो ठीक है। तो एक चीज और समझ लो, मतलब मैं उसको समझाना चाह रहा हूं आपको, तो थोड़ा समझें इसको। यहां जरा
डबल एरो वाला नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। पहले इतने को समझ लें, 2D को, ये 2D है, ठीक है ना। तो 2D में ये ऑरिजिन हो गया। अच्छा, इसको आप आई कैप कह रहे हो, इसी को ईस्ट कहोगे, ईस्ट है ना, इसको ईस्ट। और क्या बोलोगे, राइट वर्ड, राइट वर्ड, ठीक है। और क्या बोलोगे, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, इसको सर, इसको माइनस आई कैप, ठीक है। और वेस्ट और लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, और माइनस एक्स, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। कोई वर्ड बोले आपका मतलब ये डायरेक्शन की बात कर रहा है। और इसको क्या बोलोगे बेटा, वाई को, वाई, और वाई के लिए फिर क्या आ जाएगा बेटा, वाई के लिए क्या आ जाएगा, जे कैप, और इसको क्या नाम दोगे, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और क्या बोलोगे, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ, ठीक है। और पॉजिटिव वाई एक्सिस। और क्या बोलोगे, ठीक है। इधर क्या बेटा, इसे वाई डैश कहते हैं क्योंकि इसे एक्स डैश, और इसे क्या करेंगे, माइनस जे कैप, इसे क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। अगर आप डाउनवर्ड वर्ड बोला है तो इसका मतलब नीचे आ रहे हो, है ना, जे की तरफ, डाउनवर्ड। और क्या बोलोगे इसे, साउथ, साउथ। और क्या बोलोगे, निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। और जेड के लिए क्या होगा, अब द प्लेन, या आउटवर्ड और इनवर्ड। तो जेड, तो जेड को मैं यहां दिखाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अब जेड को दिखा रहा हूं स्पेशली, ये जेड को दिखाया। तो जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से, और इसे क्या बोलेंगे बेटा, आउटवर्ड, ठीक है। और इसको एक और चीज से रिप्रेजेंट करोगे भी, जब 12th क्लास पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करोगे तो आउटवर्ड वाले को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट, इस तरीके से, आउटवर्ड, ठीक है ना। और ये क्या अपना इनवर्ड, है ना, या फिर पहले तो माइनस के कैप, या फिर इनवर्ड, या इनटू द प्लेन, ठीक है, इनवर्ड या इनटू द प्लेन, और इनवर्ड। और क्या बोल सकते हैं इसको, किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्रॉस। तो जब मैं क्रॉस लगाऊं कभी भी तो समझ जाना आप इनवर्ड टू प्लेन, मतलब अंदर जा रहे हो, इनवर्ड डायरेक्शन, इनटू द प्लेन जा रहे हो, ठीक है ना। और डॉट लगाऊं तो इसका मतलब ये है कि आप प्लेन से बाहर आ रहा है, आपका वेक्टर कहां आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है। दिस इज ऑरिजिन, इस पे आप सब लोग जानते हो, ऑरिजिन, यही रेफरेंस पॉइंट बनेगा, यहीं पे आपका ऑब्जर्वर खड़ा मिलेगा आपको आगे जाके, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, अब ये समझ में अच्छे से आएगा आपको। अब चूंकि हमें ये ड्रॉ करने हैं सारे, वेक्टर को कभी भी ड्रॉ करना है, वेक्टर क्वांटिटी कभी डील करना है, आप ध्यान रखना एक्स वाई जेड आपको बनानी पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2D से काम चल जाएगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम को समझें कि वो 2D की प्रॉब्लम है कि 3D की प्रॉब्लम है। तो जिसकी प्रॉब्लम हो वही बनाना है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह दिए, तो ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, जरा सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ से 30 डिग्री बना रहा है, ये ध्यान रखना। तो 10 न्यूटन का मैंने मान लिया, ये स्केल ले ली, और 10 न्यूटन को एरो के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, जैसे आपने स्केल ले ली, टेक, अरे अरे है ना, टेक स्केल, क्या स्केल ले ली, मान लो आपने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, मतलब 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, है ना। या हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, ऐसे मान लेते हैं, ये ज्यादा इजी रहेगा। तो आप बताइए 10 न्यूटन के लिए कितनी सेंटीमीटर की लाइन होगी, ये 5 सेंटीमीटर की होगी कि नहीं होगी। तो ये लाइन कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 10 न्यूटन को। अब चूंकि ये लाइन तो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी घूम सकती है,
क्योंकि मैग्नीट्यूड से अकेले से एरो नहीं। अब एरो कहां बनाना है? 30 डिग्री, किससे? नॉर्थ से 30 डिग्री। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। अब इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं तो इसलिए मैं इसको F1 कह देता हूं। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? फर्स्ट का। आ जाओ अगला, 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट। तो 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट, 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट, ध्यान रखना ईस्ट कहां? ये रहा। तो 5 न्यूटन के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन चलेगी? 5 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन है 2 न्यूटन के लिए, ठीक है ना। अच्छा ये थोड़ा सा हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, फिर किस में आ जाएगा? पॉइंट में। तो अपन ऐसा कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन कर लेते हैं, याद ला लेना बेटा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। अभी पॉइंट में जाने के विचार में नहीं है ना, आपको बस समझाना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये कितने सेंटीमीटर का होगा? ये फिर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर, चलो ऐसे बना देते, ठीक है। अब आ जाओ अगला, किसके अलोंग? अलोंग ईस्ट। इसको अच्छे से समझना बेटा, अलोंग ईस्ट, अलोंग ईस्ट। अब इसकी लाइन कितनी होगी बेटा? ये सर ये होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन। तो डायरेक्शन ईस्ट है तो एंगल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको नाम दे दूंगा मैं F2, है ना। और सेकंड का आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया, ओके। अगला है 1 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ तो किसका नाम है? साउथ से कितना? 60 डिग्री। और 1 न्यूटन है तो कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। तो साउथ से 60, तो इधर से 30, तो इस तरीके से ये, है ना। तो ये कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 न्यूटन है। और साउथ से कितना बना रहा है? साउथ से कितना बना रहा है बेटा? 60 डिग्री। तो ये वाला आंसर, तो दिस इज F3, है ना। और ये कौन से आंसर है? थर्ड का आंसर, थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 न्यूटन वेस्ट नॉर्थ, तो कुछ भी नहीं लिखा हो ऑफ करके वेस्ट नॉर्थ 45 पे जाएगा, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने सभी यहाँ पे बता दी। तो वेस्ट नॉर्थ, ये कलर अलग ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, येलो तो ले लिया, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। वेस्ट नॉर्थ मतलब तो बीच में जाएगा। तो 8 न्यूटन, 8 न्यूटन मतलब कितने सेंटीमीटर लाइन? 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर थोड़ी छोटी कर देंगे और बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कितनी सेंटीमीटर लाइन है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8 न्यूटन। कितना एंगल बनेगा? ये एंगल देने की जरूरत नहीं है, 45, जब ऐसा लिखा है वेस्ट नॉर्थ। तो ये F4 हो गया। क्या हो गया? F4। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? फोर्थ का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, बट मैं इसके आगे जाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इसे एरो से तो ज्योमेट्रिकल तरीके से तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ज्योमेट्रिकल तरीके से तो रिप्रेजेंटेशन कर दिया, बट आईजेके के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे इसी को? तो आईजेके के फॉर्म में बदलने के लिए आपको पता है कि हमें इसका एक्स और वाई कंपोनेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक्स और वाई। अब मैं आपसे कहूं जैसे F2 है, तो F2 को तो आप तुरंत लिख दोगे। तो मैं अगली हेडिंग ये लगा रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ आईजेके एंड के क्या। चलो तो पहले हम सेकंड का देख रहे हैं क्योंकि इजी है। सेकंड F2 वेक्टर, क्या करोगे आप F2 वेक्टर के लिए? उसका मॉड और उसका डायरेक्शन। तो उसका मॉड कितना है F2 वेक्टर का? मॉड तो दे रखा है, मॉड दे रखा है 5 न्यूटन, 5। और डायरेक्शन हमको पता है क्या है? ये आई कैप। अभी बताया ईस्ट मतलब आई कैप, तो 5 आई कैप। ये लो आंसर। तो इसका आंसर तो इजी हो गया। ये तो आपको सबको आने लगा कि जो इसके अलोंग जाएगा एक्स और वाई जेड के, उसका तो टेंशन है ही नहीं, ठीक है। सर फर्स्ट का टेंशन है, मैं फर्स्ट का, सेकंड का, फोर्थ का, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट को मैं अकेला बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ओनली फर्स्ट को बना रहा हूं, क्योंकि एक मैं बता दूंगा तो दो आप करना अपने आप, है ना, घर पे बैठ के। थोड़ा बीच में हो गया है,
इस तरह से। ये एंगल कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि हमें क्या बताना है, ये x है और ये y है, हमें x और y के अलोंग इसके कंपोनेंट बताना है। मतलब x पे इसका कितना पार्ट जा रहा है, यानी ये जो है, ये देखो ऐसे तो मिलके बना होगा, मैंने बताया था, याद करो, ऐसे तो मिलके बना हुआ, कितना चला होगा ये, अगर ये F1 है तो ये कितना होगा, ये F1 x आई कैप, और ये अगर फिर कैसे चला होगा, फिर आप ऐसे चले होगे, ऐसे ऐसे F1 x जे कैप, तब जाके आपने क्या बनाया होगा, F1 बनाया होगा। अभी तो पता है थोड़ी देर पहले एडिशन ही तो होता है ये, तो F1 x क्या होगा, ये लेंथ, तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे बताइए, तो ये एंगल कितना हो गया। अच्छा ये काम यहां भी कर सकते थे आप, ऐसे F1 x सेम है बेटा, कोई बच्चा ऐसे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसे भी जा सकता है, F1 x सॉरी F1 x आई कैप, और फिर ऐसे भी जा सकता है F1 x जी कैप, कैसे भी जा सकता है। तो इससे निकालो 30 डिग्री एंगल यूज कर लेना, इसको निकालो 60 डिग्री, तो ये एंगल 60। तो आपको जैसे यूज करना है, या तो आप ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, कोई भी कर लो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो बोलो कौन सा यूज करना है, चलो मैं तो ये यूज कर रहा हूं, है ना। तो ये बताओ, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, तो बेस निकालना है, cos 60, बेस कितना F1 x और हाइपोटेनस कितना F1, तो F1 x वैसे आपके टीचर नहीं सिखाया होगा, जहां से एंगल बना रहा है उस पर कॉस जाएगा उसका, और उसके परपेंडिकुलर साइन जाएगा, बीच में आना चाहिए, ऐसे सिखाया होगा, लेकिन ये आप इस तरीके से भी देख लो। तो cos 60 कितना हो जाएगा, F1 cos 60, देखो यही आता था। तो F1 x कितना है बेटा, F1 कितना दे रखा है 10, और cos 60 कितना होता है 1/2, कितना आ गया 5 न्यूटन, तो F1 x आ गया 5 न्यूटन। अब तो पता है कि परपेंडिकुलर निकालना, तो किसके अंदर आएगा, साइन के अंदर, तो साइन 60 में क्या आ जाएगा, F1 सॉरी गलत लिख गया, y है, सॉरी हाँ F1 y, ठीक है, y के अलोंग, ठीक है। तो F1 y अपॉन F1, F1 साइन 60, तो F1 y, F1 कितना है 10, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो जो आ गया 5√3 न्यूटन। अब आपको पता है कि F1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं F1 x आई कैप, F1 y जे कैप, तो F1 वेक्टर F1 x कितना आ गया 5 आई कैप, और F1 y कितना आ गया 5√3 जी कैप, देखो मैंने बदल दिया, तो ये आ गया आई जे के का फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। तो आप इसको जानने से क्या जाने, अगर ऐसा दिया है तो इसका मतलब हो गया कि हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है, और अगर ऐसा दिया है तो हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, आप दोनों तरीके से सीख चुके हो, आया समझ। तो इसको आप रट भी सकते हो कि जिधर से एंगल बना रहा है, जिस एक्सिस से एंगल बना रहा है उसका कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, तो सीधा F1 cos 60 और F1 sin 60, ये मैंने बिल्कुल डिटेल बताया है, जिससे कि मान लो नहीं आ रहा है बच्चे को तो बेसिक से सीख ले उसको। आया बेटा समझ कि नहीं आया, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने ये बीच वाला ही बता दिया, ये वाला ही बता दिया, आप ये दोनों करके देखोगे घर पे बैठ के, ठीक है ना, ये होमवर्क है, ये दोनों को रिप्रेजेंटेशन करना। तो मैंने एरो डायग्राम और आईजे के दोनों साथ में आपको समझाए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूं समझ में आया हो, ठीक है ना। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था, ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप वेक्टर को बना पाओगे, वेक्टर से कुछ कंक्लूजन निकाल पाओगे। आया बेटा समझ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, थ्री वेक्टर ए बी एंड सी शो इन द फिगर, इसका फिगर नहीं पता यार, इसका फिगर कहां से लिया है मैंने, एक मिनट फिगर बना दूं इसका यार, इसका फिगर बनाना जरूरी है, हाँ मिल गया फिगर, देखो इसका फिगर बना रहा हूं, फिर आप खुद बताना। एक्स और ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, ए वेक्टर कितने एंगल पे जा रहा है 30 कह रहा है, ओके। फिर कह रहा है एक्स
बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, कितने पे जा रहा है बी वेक्टर, 30 पे जा रहा है बेटा, और फिर कह रहा है एक्स, ठीक है, कितने पे जा रहा है, सी 45 40, ये फिगर है ना, ये कह रहा है सो इन फिगर। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर सो इन द फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप क्या करो, इन तीनों वेक्टर को पहले एक ही जगह ले आओ। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये हमारा x, ये हमारा y। तो आ जाओ, a को देखो, a को बनाते पहले। a x से कितना बना रहा, 30, ये गया, a x से कितना बना रहा, 30, और b, तो ये हो गया, b x से नीचे की साइड 30 बना रहा है। अच्छा, वेक्टर हमारे फ्री वेक्टर है, बस इनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ना बदले, कहीं भी अपन शिफ्ट कर सकते हैं, फ्री वेक्टर पढ़ते हैं अपन लोग, है ना। c x से 45 बना रहा है, ये रहा c, कितना बना रहा है, 45, दिस इज 45। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर दो, पहला फर्स्ट, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, बताओ एंगल, ए वेक्टर और सी वेक्टर के, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके, हमें क्या बताना है, एंगल। चलो बताओ, ए और बी, ए और बी के बीच का एंगल कितना होता है, 60 होगा टोटल, ठीक है ना, 60 डिग्री। सेकंड, बी एंड सी के बीच का एंगल कितना है, बी एंड सी के बीच का, बी और सी, तो देखो ये पूरा 45, और 45 में 30 जाएगा तो एंगल कितना आएगा, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री। थर्ड, सी और ए के बीच का, सी और ए के बीच का, तो 45 ये पूरा है, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 कितना हो गया, 75 डिग्री। तो ये एंगल आप देखना सीख गए। अब मैं आपको एक बात यहां बताना चाह रहा हूं, ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, ठीक है, और अगर ये एंगल मैंने बोल दिया कि ये 150 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, तो क्या ये 150 ही आंसर है, नहीं, ध्यान रखना, एंगल कभी भी आपको वेक्टर का एंगल देखना है तो या तो वो टर्मिनेट होना चाहिए इस तरीके से किसी पॉइंट की तरफ, तो ये एंगल बन जाएगा, या वो ऑरिजिनेट होना चाहिए किसी पॉइंट से, तो ये एंगल बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जाके इंटर कर रहा है और दूसरा जाके स्टार्ट कर रहा है, ये एंगल नहीं होगा। तो ऐसी जगह एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले को आगे बढ़ा दोगे, और ये जो एंगल है ये अल्फा, ये सही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स किस तरीके से हम देखते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे एंगल कौन सा होगा डियर, इसको सर आगे बढ़ाएंगे, और सर ये पूरा 180 होगा, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री, तो ये आंसर होगा, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी सर 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। समझ आया। तो आप ये भी सीख गए कि एंगल देखना, कि दो वेक्टर दिए तो उनके बीच एंगल कैसे देखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा जब हम क्या पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे वेक्टर्स के, ठीक है। तो वहां पे आपको एंगल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तमाम चीजें, है ना। दूसरे क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा। टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको सब कुछ आता होगा, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो जितने जितने वेक्टर्स टाइप हैं, तो अभी मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या आता है, नियम से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं पता भैया बता दो, है ना। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर, पहला ही हम क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैप से, ठीक है। तो इसकी पहली खास बात क्या है, इट हैव यूनिट मैग्नीट्यूड,
यूनिट मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने आपसे बोल दिया लेट सी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, वेक्टर इसका मतलब क्या, दैट इज सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मतलब है इसका। अब आप कैप से मत जाना कि कैप नहीं बोला, कैप नहीं लगाया, कैप नहीं लगाया, बड़बड़ाया, कैप नहीं लगाया, क्या कैप नहीं लगाया जरूरी नहीं है, लेकिन उसने यूनिट वेक्टर बोल दिया, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी वो कैप ही है एक्चुअली में। आ गया समझ? तो ये ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर जब बोल रहा है तो इसका एक ही सेंस है कि उसके मॉड, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। दूसरा बात क्या ध्यान रखोगे, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन मॉड है, और इट इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जांपल, आई कैप इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। के कैप डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, सर्कुलर मोशन जब अपन पढ़ेंगे तो हम आर को ही क्या मान लेंगे, आर कैप मान लेंगे, आर के अलोंग हम पार्टिकल की बातें करेंगे, ठीक है ना। आर के अलोंग आपका एक्सेलरेशन लगेगा, आपको पता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, तो वहां पे एस आई जे के नहीं चलेगा, वहां पे आर कैप चलेगा, तो है ना। तो कैप तो रिप्रेजेंटेशन, अगर लेकिन वो खुद ही बोल रहा है कि कैप नहीं लगा रहा, तो वेक्टर लगा के बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि उसका मॉड क्या होगा, 1 होगा, बस सिंपल, इतना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा आपको, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर, सेकंड क्या हमारा, जीरो वेक्टर। सेकंड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो नाम से पता लग रहा है, इट हैव जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है ही नहीं। तो कोई अगर जीरो वेक्टर बोल रहा है, इसका क्या सेंस है ना। जैसे एग्जांपल, मैंने बोल दिया कि लेट अल्फा वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर, इसका क्या सेंस है, दैट इज अल्फा का मॉड निकालेंगे तो जीरो आएगा। तो इस जगह क्या करता है, ऐसी जगह क्या करता है, वो कोई ना कोई एक अननोन फंसा देता है, जैसे बोल देगा ए आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, बताओ ए की वैल्यू, अगर वो जीरो वेक्टर है तो, है ना, इस तरीके से ऐसे यूनिट वेक्टर के लिए फंसा देगा। तो इसलिए अच्छे से याद रहना चाहिए। हम इनको लाइटली लेते हैं और फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो छूट जाता है, तो लाइटली लेना चाहिए। इट हैव, है ना, हाँ, इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, कि कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। क्लियर? अब मैं जैसे बात करूं आपसे, एक सिंपल सी बात करूं, एक बॉडी है एम मास की और ग्राउंड पे रखी हुई है वो, एक बंदा इधर से लगा रहा है फोर्स इस पे 5 न्यूटन का, और एक बंदा इधर से भी फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। तो बताओ यहाँ पे वेक्टर एफ नेट वेक्टर कितना आएगा, जीरो वेक्टर। एफ नेट कितना आएगा, वेक्टर में लिखो, एफ नेट कितना आएगा, जीरो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। तो ये जीरो वेक्टर में गिना जाएगा, किसमें गिना जाएगा, जीरो वेक्टर। फिजिकल मीनिंग ये है जीरो का। तो जीरो का फिजिकल मीनिंग क्या है, कब कब जीरो होगा, जब वो क्या होगा, एंटी पैरेलल, दो वेक्टर एंटी पैरेलल एक्ट हो रहे होंगे, तो उन्हें हमेशा वो क्या बनाएंगे, जीरो वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन ध्यान रखना, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर अगर क्या हो रहे होंगे, अप्लाई हो रहे होंगे,
किसी बॉडी पर, तो वो जीरो वेक्टर बनेगा। थर्ड है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर्स का क्या मतलब है? कोलिनियस वेक्टर का मतलब है ऑल वेक्टर्स हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, है ना, उनकी जो सपोर्ट लाइन है वो सेम होगी या एक्टिंग लाइन सेम होगी, एंड वो एक्ट सेम लाइन के अलोंग कर रहे होंगे, है ना। वेक्टर्स हैव सेम एक्शन लाइन, या lie on the same line। अभी समझ नहीं आया होगा, समझा देंगे, अभी टेंशन ना लीजिए, समझाने के लिए तो बैठे हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, है ना, वेक्टर सी ये रहा, वेक्टर डी ये रहा, ठीक है, और मैंने लाइन बना दी आपके लिए, मैं बोलूं आपसे इसमें से कौन कौन से कोलिनियर है, तो आपको पता है, अगर मैं एक लाइन ऐसे ले लूं तो देखो ए ऐसे लग रहा है, बी ऐसे आ रहा है, और सी भी ऐसे ही जा रहा है, तो सेम लाइन के अलोंग आ रहे हैं नहीं, लेकिन डी डी फिर ऐसे जाएगा। अगर मैं इनको उठा के रखूं इस लाइन पर तो डी कहां जाएगा, इधर। तो ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर। यानी कहने का क्या मतलब है, एवरी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर ऑलवेज कोलिनियर, एवरी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर ऑलवेज कोलिनियर। तो कोई भी वेक्टर जो पैरेलल और एंटी पैरेलल है वो हमेशा क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा। क्लियर, क्या रहेगा बेटा, कोलिनियर। तो इस नोट पॉइंट को अगर मैं यहां लिख दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो नोट पॉइंट यहां लिख रहा हूं, नोट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियरिटी आप पहचान लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, क्या फर्क होता है, ध्यान से देखना। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, अगर मैं आपसे बात करूं, ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है और ये वेक्टर हमारा सी है, ठीक है। 1 मिनट सेल चेंज कर लूं मैं जरा, 1 मिनट के लिए रुक जाए बस, क्योंकि सेल इसका डिस्चार्ज हो चुका है। हेलो हेलो, ठीक, ये देखो, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, क्या फर्क है दोनों में, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ओके, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, यानी दैट इज एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर 0,
तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, हैव सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड आइदर इक्वल और नॉट, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, तो इसे मैं लैम्डा टाइम्स कर देता हूं कि कोई भी दो वेक्टर अगर इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ टाइम्स निकल के आ रहा है, तो यहां लैम्डा क्या होगा बेटा, लैम्डा रियल नंबर होगा, कोई ना कोई रियल नंबर होगा, है ना। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन बना है इसका मतलब बिलोंग्स टू, जिस किसी को नहीं पता हो तो बता रहा हूं। तो ये लैम्डा जो है वो रियल नंबर होगा, यानी कोई वेक्टर किसी वेक्टर का कुछ टाइम्स है तो समझ जाना, और डायरेक्शन सेम है तो समझ जाना वो पैरेलल वेक्टर। तो अगर किसी ने आपसे पैरेलल बोल दिया तो ये कंडीशन लगेगी पैरेलल वेक्टर के लिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। एंटी पैरेलल के लिए क्या खास बात होगी, एंटी पैरेलल वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, यानी एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा सर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बट यहां पर भी मैग्नीट्यूड आइदर इक्वल और नॉट, बट इसको दिखाएंगे कैसे, तो ध्यान रखना किसी भी वेक्टर को अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो वो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, यानी एंटी पैरेलल आल्सो नेगेटिव वेक्टर, है ना। एंटी पैरेलल आल्सो नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब ही क्या है, नहीं अभी अपन नेगेटिव वेक्टर इसलिए नहीं बोल रहे हो, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, है ना। चलो ठीक है, तो इसको किस तरीके से दिखाएंगे, ए वेक्टर इक्वल टू, देखो सी एंटी पैरेलल है तो कैसे लिखेंगे, माइनस, माइनस क्या बता रहा है, ऐसे देखो लैम्डा टाइम्स माइनस सी। माइनस लिखने का क्या सेंस है कि सी का जो डायरेक्शन है वो ए के अपोजिट है, माइनस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये माइनस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सी का जो डायरेक्शन है वो ए के अपोजिट है। तो इसी चीज को कोई कोई ऐसे लिख देता है, ये ध्यान रखना, लेकिन लैम्डा में माइनस नहीं है, सी के अंदर माइनस है, ठीक है, एक ही बात है कैसे लिखते। तो एंटी पैरेलल की खास बात ये होगी, अगर वो माइनस लैम्डा टाइम्स निकल के आ रहा है, माइनस लैम्डा टाइम्स निकल के आ रहा है तो समझ जाना वो एंटी पैरेलल है मैथमेटिकली, अगर ज्योमेट्रिकली देख पाओगे तो आराम से दिख जाएगा, ठीक है। फिफ्थ इक्वल वेक्टर, फिफ्थ क्या है, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है कि बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। यानी इसको अगर मैं यहां फिजिकली बनाऊं, इसको अगर मैं फिजिकली बनाऊं, है ना, इसको अगर मैं फिजिकली बनाऊं, ये देख पा रहे हो आप, बिल्कुल देख पा रहे होगे, ए वेक्टर और ये मान लो बी वेक्टर, ठीक है। और ये दोनों अगर इक्वल हैं, ऐसे अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका सेंस एक ही है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड इनका डायरेक्शन भी सेम है, ए कैप इक्वल टू बी कैप, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो इक्वल वेक्टर आ गया। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर 6, निगेटिव वेक्टर, अगर मैं निगेटिव वेक्टर वर्ड बोल रहा हूं अकेला तो उसका क्या मतलब निगेटिव वेक्टर का, अगर हम किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। जैसे अभी मैं बता रहा हूं, अगर मैंने एक वेक्टर ले लिया लेट
मैंने एक वेक्टर ले लिया, मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये रहा, ये वेक्टर ले लिया, ये मान लो वेक्टर है ए। ए अगर मैं आपसे कहूं इसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ, मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं इसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ। क्या बनाओ? नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, जस्ट इसके अपोजिट इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो होगा ये वेक्टर, दिस इज अ नेगेटिव वेक्टर। तो कितने एंगल पे बन गया, 180 डिग्री। तो किसी का भी नेगेटिव करना, बस डायरेक्शन उल्टा करना है, बस मैग्नीट्यूड सेम रखना है। तो नेगेटिव वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ही बात कर रहा हूं, ये वाली बात नहीं कर रहा हूं कि ए और सी नेगेटिव वेक्टर है कि नहीं, है, ठीक है ना। बट मैग्नीट्यूड से ए सी का नेगेटिव वेक्टर, मतलब सी जो है वो ए का नेगेटिव वेक्टर नहीं है, सी अलग अलग वेक्टर है ना, ध्यान रखना। लेकिन अगर किसी का नेगेटिव वेक्टर बनाना, मेरी बात समझ आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? ए और सी को आप एंटी पैरेलल कर सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि सी जो है वो ए का नेगेटिव वेक्टर है, बट ये नहीं है। किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर बनाना है बेटा, तो आपको जस्ट उसी वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, एंटी पैरेलल बनाना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि नेगेटिव वेक्टर भी समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अगला है कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट का मतलब होता है कि एक ही जगह से जाने वाले, एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट से जाने वाले, ठीक है ना, कॉनकरेंट वेक्टर। अगला है 7 कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर है ना, कॉनकरेंट वेक्टर है ना। ऑल वेक्टर्स हैव, all vectors passing through, all vectors passing through same point, passing through, पूरा लिख देता हूं वरना कोई देखेगा तो क्या बोल रहे हैं, passing through same point, same point। ये सारे क्या है, कॉनकरेंट। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, या फिर ऐसे बना सकते थे, या इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब कॉनकरेंट। इसके बाद कोप्लेनर, 8 कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर की खास बात क्या होगी, कोप्लेनर वेक्टर मींस एक ही प्लेन में आने वाले, है ना, एक ही प्लेन में अगर वो लाई कर रहे हैं तो उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे उन्हें कोप्लेनर कहेंगे। तो लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। तो ध्यान रखना एक बात, नोट कि टू वेक्टर्स ऑलवेज प्लेनर, ऑलवेज कोप्लेनर। तो अगर आपके पास दो ही वेक्टर हैं तो प्लेनर में होंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पेन है, मान लो दो वेक्टर हैं, आपने कोई ऐसे ले लिया ऐसे, तो देखो एक प्लेन में आ जाएंगे, ये देखो एक प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपने तीन वेक्टर ले लिए ऐसे, तो हो सकता है वो एक प्लेन में लाई ना करें। देखो ये बाहर निकल रहा है, ये प्लेन में लाई कर रहा है बट ये बाहर निकल रहा है, ये प्लेन में लाई कर रहा है बट ये बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर इसको ऐसे ले लूंगा तो तीनों एक ही प्लेन में। तो ये जो प्लेनर पार्ट है वो मोर देन टू वेक्टर के लिए अप्लाई है ना। तो लाइन सेम प्लेन कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, अगर सेम प्लेन में नहीं है तो कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे। आगे समझ के नहीं आया, इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्लियर है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर। इसके बाद आता है एक्सियल और पोलर वेक्टर, एक्सियल और पोलर वेक्टर। एक्सियल और पोलर मतलब आपकी जो क्वांटिटी है ना, एक्सियल है ना एंड पोलर। एक्सियल एंड पोलर,
एक्सियल का क्या मतलब है कि डायरेक्शन हमेशा एक एक्सिस के अलोंग, है ना, किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना, फिक्स्ड एक्सिस अलोंग एक्सिस। जैसे आपने देखा कि ओमेगा, ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। तो इट हैव डायरेक्शन अलोंग यूनिक एक्सिस, यूनिक, ठीक है ना, इट हैव डायरेक्शन अलोंग यूनिक एक्सिस, है ना। और पोलर वेक्टर की खास बात क्या होगी, एक पॉइंट के अबाउट, एक पॉइंट के मतलब एक पॉइंट को क्या करेगा, हिट करेगा, एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, है ना, या एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसे पोलर वेक्टर कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, तो जितनी भी एंगुलर चीजें सब इसी के अंदर आएंगी, एक्सेप्ट। और इसके एग्जांपल कौन होंगे पोलर के, बचे हुए सारे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे, है ना, एक्सेट्रा, एक्ट टुवर्ड्स पॉइंट, है ना, तो एक्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम पॉइंट, ठीक है ना। तो या तो पॉइंट की तरफ जाएंगे किसी, या फिर पॉइंट से अवे जा रहे होंगे, खींच रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे तो किसी पॉइंट को खींच रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे तो किसी पॉइंट को पुश कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस टाइप के जो फोर्स है उन्हें पोलर वेक्टर कहा जाता है। तो इनके अलावा जितने भी एंगुलर वगैरह वर्ड यूज है, उसके अलावा जितने भी सब पोलर में जाएंगे, नहीं डाउट दिया। तो वेक्टर ऑलमोस्ट आपका क्या हो चुका है, टाइप्स फिनिश हो चुके होंगे, तो अभी एक पेज बाकी है। अगला क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ये मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं आपसे, इफ ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, देन स्केलर मैंने ले लिया लैम्डा, उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं a से, तो इसका क्या सेंस हो गया, लैम्डा a1 i कैप, लैम्डा b1 j कैप और लैम्डा c1 k कैप। यानी क्या मतलब है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी वेक्टर में स्केलर का, तो वो वेक्टर के साथ क्या हो रहा है कि वो लैम्डा टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि मान लो ए वेक्टर ये है ना, और इसी में हम लैम्डा का मल्टीप्लाई करें, डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, तो लैम्डा ए वेक्टर, ये मतलब है। यानी ड्यू टू मल्टीप्लाई बाय स्केलर, ड्यू टू मल्टीप्लाई विथ स्केलर, मल्टीप्लाई विथ स्केलर, मैग्नीट्यूड will be change but direction remain same या do not change। तो जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं करने के लिए कि एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि ये वेक्टर है, मान लो -2y + 3j - 4k, फाइंड 2a वेक्टर। तो आप क्या करोगे बेटा 2a वेक्टर के लिए, सिंपल, कुछ भी नहीं है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये आंसर। और इसका फिजिकल सेंस क्या है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो कि आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक पहुंचना था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक जाना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, ठीक। तो सबसे पहले हम IJK के फॉर्म में दिया होगा तो कैसे करेंगे, और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिया होगा तो कैसे करेंगे, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे,
अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते हैं क्योंकि 1 घंटे का हो गया है, फिर देखने में बोरिंग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो भी थोड़ा मैं रेस्ट करके, ठीक है, एक मतलब छोटा सा टाइम आपसे मांग रहा हूँ, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और सपोर्ट करते रहें, और अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर।